नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। एक शांत सा हॉस्पिटल, रात का सन्नाटा और एक अकेला सिक्योरिटी गार्ड। जहां दिन में इलाज होता है, वहीं रात में जागता है डर। जहां हर गलियारा छुपाता है एक राज। जहां हर दरवाजे के पीछे है एक चीख। उसने सोचा था ये बस एक नौकरी है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये रात उसकी जिंदगी बदल देगी। कैमरों में कैद होती परछाइयां, बंद वार्ड से आती आवाजें और अंधेरे में छुपा एक भयानक सच। आज सुनिए एक सच्ची लगने वाली डरावनी दास्तान मेरी जुबानी, सिर्फ आपके लिए। डर की दास्तान पर अगर हिम्मत है तो पूरा सुनिए। मैं आज भी नहीं भूल पाया हूं वो रात, जब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि उस हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं था। मेरा नाम बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस कहानी के बाद मेरा नाम सिर्फ एक डर बन गया था। करीब 2 साल पहले की बात है। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट का सिक्योरिटी गार्ड था। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। पूरी बिल्डिंग की जिम्मेदारी मेरी। 4 मंजिल का बड़ा सा हॉस्पिटल। दिन में भीड़, शोर, डॉक्टरों की भागदौड़, लेकिन रात में सिर्फ सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगती है। पहली रात मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं सोचता था भूत मूत सब झूठ होता है। सीनियर गार्ड रमेश भैया ने बस इतना कहा था, पीछे वाले बंद वार्ड के पास मत जाना। मैं हंस दिया था। अब सोचता हूं काश उस दिन उनकी बात मान ली होती। रात करीब 12 बजे मैं कंट्रोल रूम में बैठा चाय पी रहा था। सीसीटीवी स्क्रीन देख रहा था। तभी एक स्क्रीन पर कुछ हिला, पीछे वाले बंद वार्ड की तरफ। मैंने ध्यान से देखा, कोई साया धीरे धीरे चलता हुआ। मैंने आंखें मल ली, फिर देखा, कुछ नहीं। मैंने सोचा शायद थकान होगी, लेकिन दिल पहली बार जोर से धड़कने लगा। करीब 1:30 बजे वॉकी टॉकी में आवाज आई, कोई है, मदद चाहिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज किसी मरीज की थी। मैंने इमरजेंसी में फोन किया, सब ठीक था, कोई इमरजेंसी नहीं। तो फिर ये आवाज कहां से आई? मजबूरी में मुझे पीछे वाले वार्ड की तरफ जाना पड़ा। टॉर्च हाथ में ली, धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ा। जैसे जैसे मैं पास जाता, हवा ठंडी होती जाती। लाइट्स टिमटिमाने लगी। दरवाजे पर जंग लगा बोर्ड था, ब्लॉक क्लोज्ड। मैंने दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा, एकदम सन्नाटा। तभी मेरे कान में किसी ने बहुत धीरे से कहा, तुम आ गए। मेरे पैर सुन्न हो गए। पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर देखा, एक बेड पर कोई बैठा था, सफेद चादर ओढ़े, सिर झुका हुआ। मैं कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, एक आंख काली, दूसरी गायब, होंठ कटे हुए। और वो मुस्कुरा रहा था, ऐसी मुस्कान जैसे मौत मुस्कुरा रही हो। उसने कहा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो बेड से उतरा, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो मेरी तरफ फिसल रहा था। मैं पीछे भागा। दरवाजा बंद, खुल ही नहीं रहा था। वो पास आ रहा था। मेरी सांस रुकने लगी, सीना भारी हो गया। तभी तेज बिजली कड़की, लाइट चमकी और सब गायब। मैं जमीन पर गिर पड़ा। बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। सुबह होते ही मैं रिकॉर्ड रूम गया। पुरानी फाइलें निकाली। एक फाइल मिली, राहुल वर्मा, उम्र 24 साल, गंभीर जलने की हालत में भर्ती, पीछे वाले वार्ड में। मौत रात की ड्यूटी में लापरवाही से। नीचे लिखा था, मरीज ने मरने से पहले कहा, मुझे अकेला मत छोड़ना। मेरी आंखें भर आईं। रात को रमेश भैया का फोन आया। उन्होंने कहा, वो हर नए गार्ड को दिखता है। वो बदला नहीं चाहता, वो बस चाहता है कि कोई उसकी बात सुने। उस रात के बाद वो मुझे रोज दिखने लगा, कभी शीशे में, कभी सीसीटीवी में, कभी सपने में। वो बस एक ही बात कहता, मुझे छोड़ मत जाना। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया, वो मुझसे डराना नहीं चाहता। वो अकेला है और उसे कोई चाहिए। आज भी मैं उस हॉस्पिटल में काम करता हूं, लेकिन अब हर रात उसके लिए एक दिया जलाता हूं, उसके बेड के पास बैठता हूं और उससे बातें करता हूं। अब वो नहीं दिखता, अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। लेकिन कभी कभी जब हवा ठंडी हो जाती है, तो लगता है कोई मेरे पास बैठा है और मुस्कुरा रहा है। उस रात के बाद मैं घर तो चला गया था, लेकिन मेरा दिमाग वहीं अटका रह गया। राहुल की आंखें, उसकी आवाज, मुझे छोड़ मत जाना, बार बार कानों में गूंजती रहती। दिन में भी नींद नहीं आती थी। जैसे ही आंख बंद करता, वही जला हुआ चेहरा सामने आ जाता। फिर भी शाम को मुझे दोबारा उसी हॉस्पिटल जाना था। मजबूरी थी, घर में पैसे की हालत खराब थी। नौकरी छोड़ने का मतलब भूखा रहना। रात 8 बजे मैं फिर गेट से अंदर घुसा। वही लंबा कॉरिडोर, वही दवाइयों की गंध, वही अजीब सी ठंडक।
लेकिन आज सब कुछ और डरावना लग रहा था। रमेश भैया ने मुझे देखा। कल ठीक से सोया? मैंने झूठ बोला। हाँ भैया, थोड़ा। असल में मैं 2 घंटे भी नहीं सोया था। करीब 11 बजे सब शांत था। नर्स स्टेशन बंद, मरीज सो रहे थे, लिफ्ट रुकी हुई। मैं कंट्रोल रूम में सीसीटीवी देख रहा था। तभी स्क्रीन नंबर 6 फिर से हिल गई। पीछे वाला वार्ड इस बार साफ दिख रहा था। एक आकृति बेड नंबर 12 पर बैठी थी। सफेद चादर, झुका हुआ सिर। मेरा दिल बैठ गया। मैंने धीरे से कहा, राहुल। स्क्रीन पर बैठी आकृति ने सिर उठाया, सीधे कैमरे की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं। मेरे हाथ कांपने लगे। अब मुझे शक नहीं था, वो सच में था। वॉकी टॉकी अपने आप बज उठा। आज तुम आए? मैंने डरते हुए जवाब दिया। हाँ, आया हूं। कुछ सेकंड खामोशी, फिर आवाज, मेरे पास आओ। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर वही अजीब खिंचाव, जैसे कोई मुझे अंदर से खींच रहा हो। मैं उठ खड़ा हुआ, टॉर्च ली और चल पड़ा। कॉरिडोर आज बहुत लंबा लग रहा था। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई पीछे चल रहा हो। मैं मुड़कर देखता, कोई नहीं, लेकिन पैरों की आवाज आती रहती, छप छप, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। दरवाजा खुला था, अंदर हल्की नीली रोशनी। मैंने अंदर कदम रखा। राहुल, मैं आ गया। वो बेड पर बैठा था। आज उसका चेहरा पहले से साफ दिख रहा था। जले हुए निशान, सूखी त्वचा, खून के पुराने दाग, लेकिन आंखों में आज डर था। वो फिर आएगा, उसने कहा। कौन? मैंने पूछा। उसकी आवाज कांपने लगी। जिसने हमें मरने दिया, जो रात में घूमता है, जिसकी परछाई नहीं होती, जिसकी आंखें लाल हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो यहां क्यों आएगा? राहुल ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि तुम मुझे सुन रहे हो, उसे ये पसंद नहीं। अचानक पूरे वार्ड में ठंड फैल गई। मेरी सांस से भाप निकलने लगी। लाइट्स बुझ गईं और तभी कॉरिडोर से भारी कदमों की आवाज आई। धम धम, जैसे कोई बहुत बड़ा चल रहा हो। दीवारें हिलने लगीं। राहुल चिल्लाया, भागो अभी। वो आ गया। मैं पीछे मुड़ा। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी और एक काली लंबी आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके हाथ बहुत लंबे थे, उंगलियां नुकीली। उसके साथ बदबू आ रही थी, सड़े मांस की। मैं जम गया, पैर हिले ही नहीं। वो पास आ रहा था, बहुत पास। तभी राहुल मेरे सामने आ गया। उसने पहली बार मुझे छुआ। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मत डर, मैं हूं। और उसने उस काली चीज की तरफ देखा, चीखा, अब नहीं। पूरा वार्ड तेज रोशनी से भर गया। एक जोरदार आवाज हुई और मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली, मैं कंट्रोल रूम में था। रमेश भैया मेरे पास बैठे थे। तू बेहोश मिला था पीछे वाले वार्ड में। पूरा बदन ठंडा था। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, राहुल। रमेश भैया चुप हो गए, फिर बोले, आज पहली बार कैमरे में वो लड़का मुस्कुराता दिखा। जब मुझे होश आया था तब सुबह हो चुकी थी। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, लेकिन मुझे ठंड लग रही थी। ऐसी ठंड जैसे मैं किसी बर्फ के कमरे में पड़ा हूं। रमेश भैया मेरे सामने बैठे थे। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तो ठीक है ना? उन्होंने पूछा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। भैया, वहां कुछ है, कुछ बहुत गलत। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं तुझे सच बताता हूं, लेकिन सुनकर भाग मत जाना। मैंने कहा, अब जो भी है बता दो। उन्होंने गहरी सांस ली। 5 साल पहले इसी हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी पर एक डॉक्टर और 2 नर्सें थीं। उस रात आईसीयू में आग लग गई थी। 3 मरीज जिंदा जल गए। राहुल भी उन्हीं में था। अलार्म खराब था, स्टाफ सो रहा था और सिक्योरिटी ने पीछे का गेट बंद रखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। तो कोई बचा क्यों नहीं? रमेश भैया ने कहा, क्योंकि उस रात कोई और भी था जो आग से पहले ही घूम रहा था। सीसीटीवी में उसकी परछाई दिखी थी, लेकिन कोई इंसान नहीं था। उसके बाद से जो भी रात में ज्यादा देर पीछे के वार्ड में रहता, या तो पागल हो जाता या नौकरी छोड़ देता। 2 गार्ड तो आत्महत्या भी कर चुके हैं। मेरा सिर घूमने लगा। तो मैं? तू अलग है, उन्होंने कहा। वो तुझसे बात करता है, पहली बार। उस दिन मैं घर गया, लेकिन अब डर से ज्यादा बेचैनी थी। मुझे लग रहा था राहुल मुझसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बहुत जरूरी। रात को नींद में मैंने उसे देखा। वो जलता हुआ खड़ा था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। मत छोड़ना, सच बाहर लाना। मैं हड़बड़ाकर उठ गया, पसीने से भीगा हुआ। अगली रात मैं जानबूझकर पीछे वाले वार्ड गया, डरते हुए लेकिन तय करके। अगर कुछ है तो आज पता चलना चाहिए। वार्ड आज अलग लग रहा था। दीवारों पर जले हुए निशान जो पहले नहीं दिखते थे, हवा में धुएं की गंध। मैंने धीरे से कहा, राहुल। कुछ सेकंड खामोशी, फिर सामने बेड पर वो दिखा, पहले से साफ, कम डरावना, ज्यादा इंसानी।
तुम आए? उसने कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। तो क्यों फंसा हुआ है यहाँ? मैंने पूछा। उसकी आंखों से काला आंसू गिरा। क्योंकि वो आज़ाद है और हम नहीं। उसने आग लगाई, फिर सबको मरने दिया, और आज भी यहाँ रहता है, दीवारों में, छत में, अंधेरे में। कौन? मैंने पूछा। राहुल फुसफुसाया। डॉक्टर अग्रवाल। मेरा दिल रुक सा गया। वो नाम मैंने सुना था। एक सीनियर डॉक्टर जो आग के बाद अचानक गायब हो गया था। कहते थे विदेश चला गया, लेकिन वो मरा नहीं, राहुल बोला। वो यही है। अब वो इंसान नहीं, वो भूख है, डर की भूख। तभी वार्ड में अचानक सायरन बजने लगा, जो सालों से बंद था। लाल लाइट घूमने लगी और स्पीकर से आवाज आई, कोड रेड, कोड रेड। लेकिन उस वक्त हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी नहीं थी। राहुल ने मेरी तरफ देखा, डर से कांपता हुआ। वो जाग गया, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अचानक मेरे पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तुम बहुत जिज्ञासु हो। मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे मुड़ा। पीछे एक आदमी खड़ा था, सफेद कोट में, जली हुई त्वचा, लाल आंखें और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। डॉक्टर अग्रवाल, या जो अब वो बन चुका था। उसने कहा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, लंबा, काला, जैसे जला हुआ लोहे का टुकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसमें ताकत थी, ऐसी ताकत जो इंसान की नहीं होती। मैं पीछे हटा, मेरी पीठ दीवार से लग गई, सांस लेने में दर्द होने लगा। डॉक्टर अग्रवाल मुस्कुरा रहा था। डरो मात, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, फिर समझ आया, ये जगह हमें अमर बना देती है। मेरे कानों में उसकी आवाज़ हथौड़े की तरह पड़ रही थी। तुमने आग क्यों लगाई? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो हंसा, एक सूखी खुरदुरी हंसी। क्योंकि ऊपर वाले लोग हमें हटाना चाहते थे। फंड बंद होने वाला था, हॉस्पिटल गिराया जाना था, मुझे सब खत्म करना था, सबूत, मरीज, फाइलें, सब। मेरे पेट में मरोड़ उठी। तो इतने लोग? हाँ, उसने बीच में काटा, कुर्बानी। राहुल अचानक मेरे सामने आ गया। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। तू झूठा है, हत्यारा। डॉक्टर अग्रवाल की आंखें लाल हो गईं। तू अभी भी यहां है? उसने हाथ घुमाया। राहुल हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। एक तेज आवाज हुई। मेरा दिल बैठ गया। राहुल, मैंने चिल्लाया। वो धीरे धीरे फिसलकर नीचे गिर गया। उसकी शक्ल धुंधली होने लगी, जैसे वो मिट रहा हो। अब तुम्हारी बारी, डॉक्टर अग्रवाल ने कहा। उसके चारों तरफ काला धुआं घूमने लगा। दीवारों से परछाइयां निकलने लगीं, जले हुए मरीजों की आकृतियां, खाली आंखें, खुले मुंह। सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं घुटनों के बल बैठ गया। भगवान, बचा लो। तभी मुझे जेब में कुछ गर्म महसूस हुआ। मैंने हाथ डाला। वो छोटा सा दिया था, जो मैं रोज राहुल के लिए जलाता था। आज गलती से जेब में रह गया था। अब वो अपने आप जल रहा था, बिना माचिस, बिना हवा। छोटी सी लौ, लेकिन बहुत तेज रोशनी। राहुल ने कमजोर आवाज में कहा, उसे रोशनी से डर लगता है। आग उसकी थी, रोशनी हमारी। मैं तुरंत समझ गया। मैंने दिया आगे बढ़ाया। डॉक्टर अग्रवाल पीछे हटा। पहली बार उसके चेहरे पर डर था। नहीं, ये मत करो, मैं चिल्लाया। ये सब तूने किया है, अब खत्म। मैंने दिया उसकी तरफ फेंक दिया। जैसे ही लौ उसे छुई, उसका शरीर जलने लगा, लेकिन आग की तरह नहीं, धुएं की तरह। वो चीखने लगा। पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी उसकी आवाज। दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां टूटने लगीं। मैं वापस आऊंगा, तुम बच नहीं पाओगे। और फिर वो हवा में बिखर गया, काले धुएं में बदलकर गायब। सब शांत हो गया। सायरन बंद, लाइटें नॉर्मल। मैं जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह टूट चुका था। राहुल मेरे पास आया। अब वो पहले से साफ दिख रहा था। कोई जलन नहीं, कोई जख्म नहीं, बस एक साधारण लड़का, मुस्कुराता हुआ। धन्यवाद, उसने कहा। अब मैं जा सकता हूं। कहाँ? मैंने पूछा। जहां दर्द नहीं होता। उसने मेरी तरफ देखा। तू अच्छा इंसान है, मत बदलना। धीरे धीरे वो रोशनी में घुल गया और गायब हो गया। सुबह मुझे वार्ड में अकेला मिला। कोई सबूत नहीं, कोई राख नहीं, कुछ नहीं। बस फर्श पर जला हुआ छोटा सा निशान, जैसे दिए की राख। रमेश भैया आए। उन्होंने मुझे देखा, कुछ नहीं पूछा, बस कंधे पर हाथ रखा। अब सब खत्म हो गया। लेकिन मैं जानता था, ये हॉस्पिटल कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा। कभी कभी रात के 3 बजे मुझे आज भी लगता है कोई दूर से कहता है, धन्यवाद। डॉक्टर अग्रवाल के गायब होने के बाद मुझे लगा था सब खत्म हो गया। अब शायद मेरी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। मैं बिना डर के ड्यूटी कर पाऊंगा। लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। क्योंकि असली डर तो अब शुरू हुआ था। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा।
पीछे वाला वार्ड बंद ही रहा। सीसीटीवी में कोई हलचल नहीं, कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। रमेश भैया भी खुश लग रहे थे। लगता है तूने सच में कुछ कर दिखाया, उन्होंने एक दिन कहा। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर कहीं कुछ खाली खाली सा था, जैसे राहुल के जाने के बाद कुछ अधूरा रह गया हो। एक हफ्ते बाद पहली अजीब घटना हुई। मैं रात में गश्त कर रहा था, करीब 2:30 बजे इमरजेंसी के पास से गुजर रहा था। तभी एक स्ट्रेचर अपने आप सरकने लगा, धीरे धीरे, छप छप, जैसे किसी ने हल्के से धक्का दिया हो। मैं रुक गया। कौन है? मैंने कहा। कोई जवाब नहीं, लेकिन स्ट्रेचर रुक गया और फिर मेरी तरफ घूम गया। मेरी सांस अटक गई। मैंने टॉर्च मारी, खाली था, कोई मरीज नहीं, कोई लाश नहीं। फिर भी उस पर चादर पड़ी हुई थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। मैंने हिम्मत करके चादर हटाई। नीचे कुछ नहीं, खाली लोहे का फ्रेम, लेकिन उस पर जलने के निशान थे, काले, ताज़ा। उस रात में जल्दी कंट्रोल रूम लौट आया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने खुद से कहा, सब खत्म हो चुका है, ये बस दिमाग का वहम है। लेकिन स्क्रीन पर जो देखा उसने मेरी हालत और खराब कर दी। सीसीटीवी में अब सिर्फ एक नहीं, 3 परछाइयां घूम रही थीं, पीछे वाले वार्ड में, धीरे धीरे, एक लाइन में, जैसे कोई जुलूस हो। और सबसे आगे एक लंबी परछाई, बहुत लंबी, लगभग छत तक। उसका सिर टेढ़ा था और आंखों की जगह 2 जलती हुई बिंदु, लाल। मेरे हाथ से वॉकी टॉकी गिर गया। ये कौन है? राहुल तो चला गया था, डॉक्टर अग्रवाल भी खत्म हो चुका था, फिर ये कौन थे? अचानक स्क्रीन पर टेक्स्ट आने लगा, अपने आप, किसी ने टाइप नहीं किया था। फिर भी लिखा जा रहा था, अधूरा है, सब अधूरा है, आग अभी बाकी है। मैं पीछे हट गया, कुर्सी से गिरते गिरते बचा। कंप्यूटर खुद ब खुद बंद हो गया। पूरे कंट्रोल रूम में अंधेरा छा गया। और तभी मेरे पीछे से आवाज आई, तुमने उसे जाने दिया। मैं धीरे धीरे मुड़ा। पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद बाल, नीली वर्दी, पुरानी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म, जो अब यहां चलन में नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल काली। कौन हो आप? मैंने पूछा। वो बोला, मैं पहला गार्ड था, सबसे पहला, जिस रात आग लगी थी। मैंने गेट नहीं खोला, डर गया था। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने सबको मरने दिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो वो सब? हाँ, उसने सिर हिलाया। हम सब फंसे हैं। डॉक्टर अकेला नहीं था, मैं भी दोषी हूं, नर्सें भी, सिस्टम भी, और अब तुम भी, क्योंकि तुम सच जानते हो। मैंने तो उन्हें बचाने की कोशिश की थी। मैं चिल्लाया। वो हंसा, एक खोखली हंसी, देर से, बहुत देर से। अचानक उसके पीछे और आकृतियां उभर आईं, जली हुई नर्सें, अधजले मरीज, काले चेहरे, खाली आंखें, सब मेरी तरफ बढ़ने लगे। हवा ठंडी हो गई, दीवारें पसीजने लगीं, जैसे खून रिस रहा हो। बूढ़ा गार्ड बोला, अब फैसला तेरा है, या तो तू भी हमारे साथ रहेगा, या सब कुछ जला देगा एक बार फिर। मेरे सामने 2 रास्ते थे, और दोनों मौत की तरफ जाते थे। मेरे सामने खड़े वो सब लोग, जले हुए चेहरे, खाली आंखें, टूटी हुई आवाजें। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बस मुझे घूर रहा था। मेरा सिर घूमने लगा। मैं क्या करूं? मैं बुदबुदाया। बूढ़ा गार्ड मेरी तरफ बढ़ा। उसकी वर्दी जली हुई थी, नाम की पट्टी आधी पिघली हुई। तुझे सच सबको बताना होगा, उसने कहा। जो हुआ था, जो छुपाया गया। अगर सच बाहर आया तो हमें शांति मिलेगी, नहीं तो। उसने पीछे इशारा किया। सारी आत्माएं एक साथ चीख पड़ीं, ऐसी आवाज जैसे सैकड़ों लोग एक साथ जल रहे हों। मेरे कान सुन्न हो गए। लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूं? मैंने कहा। कोई मेरी बात नहीं मानेगा। बूढ़ा गार्ड बोला, मानेगा, क्योंकि हमारे पास सबूत है। उसने अपनी उंगली मेरी आंखों पर रखी। जैसे ही उसने छुआ, मेरे सामने सब बदल गया। मैं उस रात में पहुंच गया, 5 साल पहले, आग वाली रात।
सब कुछ मेरी आंखों के सामने चलने लगा। आईसीयू में धुआं भर रहा था। मरीज चिल्ला रहे थे। नर्स दरवाजा पीट रही थी। खोलो, खोलो। डॉक्टर अग्रवाल फोन पर था। सब बंद रखो, कोई बाहर नहीं जाएगा। बूढ़ा गार्ड गेट पर खड़ा कांप रहा था। चाबी हाथ में थी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। डर गया था। मैंने राहुल को देखा। वो बेड पर जल रहा था, मुझे देख रहा था। भैया, बचा लो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैं सिर्फ देख सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। और फिर सब राख हो गया। अंधेरा। मैं वापस वार्ड में था। घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब इतना भयानक। बूढ़ा गार्ड बोला, ये वीडियो है, तेरे अंदर रिकॉर्ड हो गया। अब तू इसे बाहर ला सकता है, सच दिखा सकता है। अगर मैंने किया तो? मैंने पूछा। तो वो वापस आएगा, उसने कहा। अग्रवाल, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो डर से बना है और सच से डरता है। अचानक पूरे हॉस्पिटल में फिर से आग की गंध फैल गई। धुआं छत से उतरने लगा। लाइटें लाल हो गईं। स्पीकर बज उठा। इमरजेंसी, इमरजेंसी। राहुल की आवाज गूंजी। वो लौट रहा है, जल्दी करो। मेरे सामने दीवार पर एक जगह चमकने लगी, जैसे स्क्रीन। उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। आग, चीखें, डॉक्टर अग्रवाल का चेहरा, सब सब सबूत। बूढ़ा गार्ड बोला, सुबह तक इसे सेव कर और मीडिया को दे दे, तभी मुक्ति मिलेगी। नहीं तो। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। बाकी आत्माएं भी पीछे हटने लगीं। हम फिर फंस जाएंगे, हमेशा के लिए। मैंने कंप्यूटर ऑन किया, कांपते हाथों से रिकॉर्ड सेव किया, यूएसबी में डाला, जेब में रखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कोई मुझे देख रहा है, पीछे से, बहुत गुस्से से। और तभी दीवार पर एक परछाई उभरी, लंबी, टेढ़ी, लाल आंखों वाली। डॉक्टर अग्रवाल की आवाज आई, तुम बहुत आगे निकल गए हो, अब रुकने का वक्त है। मेरे हाथ में वो छोटा सा यूएसबी था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बम लेकर घूम रहा हूं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था बाहर निकल आएगा। डॉक्टर अग्रवाल की परछाई दीवार पर हिल रही थी, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। उसकी लाल आंखें जल रही थी। वो वीडियो मुझे दे दो, उसकी आवाज गूंजी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, वरना। पूरा हॉस्पिटल कराह उठा। पाइप फटने लगे। पानी की जगह काला धुआं निकलने लगा। लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे दौड़ने लगी। अलार्म चीखने लगे। मैं पीछे हटा। नहीं, अब नहीं डरूंगा। बहुत लोग मर चुके हैं। मेरे मुंह से शब्द अपने आप निकल रहे थे। मुझे खुद नहीं पता था मैं इतनी हिम्मत कहां से ला रहा हूं। अचानक मेरे कान में राहुल की आवाज आई, भागो, सीढ़ियों से। मैं बिना सोचे मुड़ा और दौड़ पड़ा। सीढ़ियां अंधेरी थीं। इमरजेंसी लाइट लाल रंग की जल रही थी। हर स्टेप पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे पकड़ लेगा। मेरे पीछे भारी कदमों की आवाज थी, धम धम। दीवारें कांप रही थीं। मैं फिसलते फिसलते बचा। घुटना छिल गया, खून निकल आया, लेकिन मैं रुका नहीं। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही सीढ़ियों के बीच धुआं भर गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी सामने एक हाथ दिखा, सफेद, साफ, इंसानी, राहुल का। इधर, उसने कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा नहीं था, पहली बार गर्म था, जैसे जिंदा इंसान का। हम एक पुराने स्टोर रूम में घुस गए। दरवाजा अंदर से बंद किया। अंधेरा, बस एक छोटी सी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। मैं हाफ रहा था। अब क्या? मैंने पूछा। राहुल सामने खड़ा था, पूरी तरह साफ, जले हुए निशान गायब। वो अब बिल्कुल सामान्य लड़का लग रहा था। अभी वो पूरी ताकत में नहीं है, उसने कहा। वो डर से बनता है। जितना डरोगे उतना मजबूत होगा। तो फिर क्या करूं? मैंने पूछा। सच दिखाओ, राहुल बोला। आज ही, सुबह से पहले, नहीं तो वो सब मिटा देगा। तभी स्टोर रूम की दीवार पर आग की लपटें उभर आईं, बिना जलाए, बस अपने आप। लपटों के बीच डॉक्टर अग्रवाल का चेहरा बना। छुप नहीं सकते, वो बोला। मैं हर जगह हूं, तुम्हारे दिमाग में भी। मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा।
ऐसे लगा जैसे कोई अंदर से नाखून गड़ा रहा हो। मुझे अजीब अजीब तस्वीरें दिखने लगीं। मेरी माँ जल रही है, मेरा घर राख बन रहा है, मैं सड़क पर भटक रहा हूं, अकेला, भूखा, पागल। डॉक्टर अग्रवाल की आवाज, ये सब होगा अगर तुमने वो वीडियो दिया। मेरे घुटने कांपने लगे, मन डगमगाने लगा। यूएसबी हाथ से छूटने ही वाला था। राहुल ने मेरे कंधे पकड़े। मत मान, ये झूठ है, वो सिर्फ डर दिखा रहा है, सच तुझे बचाएगा। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पहली बार दिल से कहा, जो होगा देखा जाएगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, दीवार की आग बुझ गई, चेहरा गायब हो गया। लेकिन मुझे पता था, ये अंत नहीं था। वो अब आखिरी वार करेगा, और वो बहुत खतरनाक होगा। स्टोर रूम में अचानक सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपनी धड़कन भी सुनाई देने लगी। राहुल मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस उम्मीद थी। अब वो आखिरी बार आएगा, उसने कहा, पूरी ताकत के साथ। और अगर उस वक्त तू डरा तो सब खत्म। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मेरे अंदर अब अजीब सी शांति थी, जैसे फैसला हो चुका हो। बाहर से कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत बड़ा चीज रेंग रही हो। धम धम। हर कदम पर दीवार हिल रही थी। दरवाजा धीरे धीरे कांपने लगा, लकड़ी चटकने लगी। खट खट। वो आ गया, राहुल फुसफुसाया। अचानक दरवाजा जोर से टूट गया। धड़ाम। धुएं और आग के बीच वो खड़ा था। डॉक्टर अग्रवाल नहीं, अब वो कुछ और बन चुका था। उसका शरीर अध जला था, पीठ से काले पंख जैसे साए निकल रहे थे। चेहरा आधा इंसान आधा राख। आंखें आग की तरह जल रही थीं। पूरे कमरे में बदबू फैल गई, सड़े मांस की। अब भागने की जगह नहीं। उसकी आवाज गूंजी, सीधे दिमाग में, कानों से नहीं। मैं पीछे हट गया, लेकिन दीवार आ गई। भागने का रास्ता नहीं था। उसने हाथ उठाया, हवा जम गई। मैं हिल नहीं पा रहा था, पैर सुन्न, हाथ भारी। यूएसबी दे दो, वो बोला, या अपनी जिंदगी खो दो। मेरे दिमाग में मां का चेहरा आया, पिताजी की दवा, घर, सब। एक पल के लिए मन डगमगाया। तभी राहुल आगे आया। नहीं, उसने जोर से कहा, अब बस। वो सीधे उस साए के सामने खड़ा हो गया। छोटा सा इंसान, एक बड़े अंधेरे के सामने। तो हमें तोड़ नहीं सकता, हम मर चुके हैं, अब तेरा डर बेकार है। डॉक्टर अग्रवाल चीखा, तेज, कान फाड़ देने वाली। पूरे स्टोर रूम में दरारें पड़ गईं। छत से प्लास्टर गिरने लगा। राहुल पीछे उछलकर गिर पड़ा। राहुल, मैंने चिल्लाया। वो जमीन पर पड़ा हिल नहीं रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। अब कोई नहीं बचेगा, वो साया बोला। वो मेरी तरफ बढ़ा, हर कदम पर आग के निशान। मेरे सामने आकर रुका। उसका चेहरा मेरे बहुत पास था। मुझे अपनी ही मौत दिख रही थी। तभी मुझे जेब में कुछ महसूस हुआ। वो यूएसबी और साथ में राहुल ने दिया हुआ छोटा सा लॉकेट, जो उसने मुझे कभी दिया था। मैं भूल ही गया था उसके बारे में। मैंने उसे बाहर निकाला। लॉकेट खुला। अंदर एक छोटी सी फोटो थी, राहुल अपनी मां के साथ, मुस्कुराता हुआ, जिंदा, खुश। मेरे अंदर कुछ टूट गया और कुछ बन गया। मैं चिल्लाया, तूने हमसे सब छीना, पर सच नहीं छीन सकता। मैंने यूएसबी ऊपर उठा दिया। कल ये पूरी दुनिया देखेगी। उसने पीछे हटना शुरू किया। उसकी आंखों में घबराहट थी। पहली बार। नहीं, मत करो। मैंने मोबाइल निकाला, लाइव रिकॉर्डिंग ऑन की, सीधे सोशल मीडिया पर। ये देखो, मैं बोला, ये है सच, इस हॉस्पिटल का, इस डॉक्टर का, इस सिस्टम का। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, कमरे में तेज रोशनी फैल गई, सफेद, पवित्र सी। डॉक्टर अग्रवाल चिल्लाने लगा। उसका शरीर टूटने लगा, काले टुकड़ों में, धुएं में, आग में। मैं लौटूंगा, फिर लौटूंगा, हर डर में, हर अंधेरे में। और फिर वो फट गया, हवा में बिखर गया, गायब। सब शांत, पूरी तरह। मैं जमीन पर बैठ गया, थक चुका था, टूट चुका था। आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल धीरे धीरे उठा। अब वो बहुत हल्का दिख रहा था, जैसे रोशनी से बना हो। अब सच बाहर जाएगा, उसने कहा, और हम आजाद होंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। और तू? वो मुस्कुराया।
मैं घर जा रहा हूं। और धीरे धीरे वो हवा में घुल गया। उस रात के बाद मैं कई घंटों तक वहीं बैठा रहा, स्टोर रूम के फर्श पर, खाली आंखों से सामने देखता हुआ। न कोई डर बचा था, न कोई ताकत, बस थकान, ऐसी थकान जो रूह तक उतर गई थी। जब बाहर उजाला फैलने लगा तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी जिंदा हूं, और शायद यही सबसे बड़ी जीत थी। सुबह होते ही हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। मेरी लाइव वीडियो वायरल हो चुकी थी, लाखों लोग देख चुके थे। टीवी चैनल आ गए, पुलिस आ गई, मीडिया वाले माइक लेकर दौड़ रहे थे। आपने ये कैसे रिकॉर्ड किया? ये सब सच है? डर नहीं लगा? मैं चुप रहा। मैं क्या बताता कि मैंने भूतों से बात की, कि एक मरा हुआ लड़का मेरा दोस्त बन गया, कि अंधेरे से लड़ाई हुई? कोई यकीन नहीं करता। पुलिस ने मुझे कई घंटे तक पूछताछ में रखा। यूएसबी ले लिया गया, फोन ले लिया गया, लेकिन वीडियो वहीं था, सर्वर पर। अब कोई मिटा नहीं सकता था। पुरानी फाइलें निकाली गईं, गवाह मिले, पुराने स्टाफ बोले। धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। डॉक्टर अग्रवाल का नाम फिर जिंदा हो गया, एक हत्यारे की तरह। हॉस्पिटल सील कर दिया गया, पीछे वाला वार्ड हमेशा के लिए बंद। सरकार ने जांच कमेटी बनाई, कई अफसर सस्पेंड हुए, कुछ जेल भी गए। अखबारों में मेरी फोटो छपी, बहादुर गार्ड ने खोला राज। लेकिन मुझे उसमें कोई खुशी नहीं मिली। मैंने नौकरी छोड़ दी। अब मैं उस बिल्डिंग में एक रात भी नहीं रुक सकता था। वहां हर दीवार में मुझे चीखें सुनाई देती थीं, हर कोने में राहुल की याद आती थी। मैं अपने गांव लौट आया, माँ पापा के पास। शांत जगह, खुली हवा, लेकिन नींद अब भी पूरी नहीं आती थी। कई रातों तक मुझे सपने आते रहे, आग, धुआं, लाल आंखें, चीखें। मैं हड़बड़ा कर उठ जाता, दिल जोर से धड़कता, पसीना बहता। माँ मेरे सिर पर हाथ फेरती। सब ठीक है बेटा। पर मैं जानता था सब ठीक नहीं हुआ था, अभी नहीं। एक रात करीब 3 बजे मैं नींद में था, तभी किसी ने मुझे पुकारा, बहुत हल्की आवाज, भैया। मैं चौंक पर उठा। कमरे में अंधेरा था, खिड़की से चांदनी आ रही थी, और वहां मेरे सामने राहुल खड़ा था। लेकिन अब वो भूत नहीं था, न जला हुआ न डरावना। वो वैसा ही था जैसा फोटो में था, मुस्कुराता हुआ, जिंदा, खुश। डर मत, उसने कहा, मैं बस अलविदा कहने आया हूं। मेरी आंखें भर आईं। तू ठीक है ना? वो हंसा। अब हां, सब शांत है, हम सब मुक्त हैं, तेरी वजह से। और वो? मैंने धीरे से पूछा। अग्रवाल? राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। वो खत्म हो चुका है, लेकिन डर कभी पूरी तरह नहीं मरता। जब तक लोग सच से भागते रहेंगे, ऐसे राक्षस बनते रहेंगे। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। इस बार ठंडा नहीं था, गर्म, सच्चा। तूने अपना फर्ज निभाया, अब अपनी जिंदगी जी। मैं रो पड़ा। मैं तुझे भूल नहीं पाऊंगा। वो मुस्कुराया। भूलना मत, याद रखना ही इंसाफ है। और धीरे धीरे वो रोशनी में बदल गया, गायब हो गया। मैं देर तक वहीं बैठा रहा, खिड़की के पास, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में सुकून। पहली बार। राहुल के जाने के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। डर अब भी था, लेकिन वो मुझे जकड़ता नहीं था। वो मुझे याद दिलाता था कि मैं बच गया हूं, और हर बचा हुआ इंसान किसी वजह से बचता है। मैंने तय किया, अब भाग कर नहीं जीऊंगा। जो देखा, जो सहा, उसे छुपाऊंगा नहीं। मैंने एक डायरी लिखनी शुरू की। हर रात, हर याद, हर आवाज, हर सपना, सब कुछ। डरावना, सच्चा, कड़वा। धीरे धीरे लोग मुझसे मिलने आने लगे। यूट्यूब वाले, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले, राइटर। आपकी कहानी पर फिल्म बनेगी, आप इंटरव्यू दीजिए। मैं मना करता रहा। मुझे शो नहीं बनाना था, मुझे सच बचाना था। एक दिन एक चिट्ठी आई, बिना नाम की। बस एक लाइन थी, कुछ दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। मेरे हाथ कांप गए, दिल फिर से तेज धड़कने लगा। मैं समझ गया, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई। मैं दोबारा उस शहर गया, अकेले, बिना किसी को बताए। वो हॉस्पिटल अब खंडहर बन चुका था। दीवारों पर काई, खिड़कियां टूटी, गेट जंग लगा। लेकिन हवा अब भी भारी थी। मैं अंदर गया, दिल कांप रहा था। हर कदम पर यादें, हर मोड़ पर डर। पीछे वाला वार्ड अब भी सील था, पट्टियां लगी थीं, डेंजर लिखा था। मैंने मोबाइल ऑन किया, रिकॉर्डिंग चालू की। अगर मैं वापस ना आऊं तो ये वीडियो सबूत होगा। मैंने दरवाज़ा खोला। चारररररररर। अंदर अंधेरा, घुप, जैसे रात भी डरती हो। मैं टॉर्च लेकर अंदर गया। बिस्तर टूटे थे, मशीनें जंग खाई थीं, फर्श पर पुराने खून के निशान।
और तभी मुझे दीवार पर कुछ दिखा, खुदा हुआ था नाखूनों से। एक वाक्य, हम अभी यहीं हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी हवा ठंडी हो गई, बहुत ठंडी। मेरी सांस धुंध बनने लगी। पीछे से आवाज आई, तू वापस क्यों आया? मैं मुड़ा। वहां कई परछाइयां थीं, सैकड़ों, जलते हुए चेहरे, खाली आंखें, चीखते मुंह, लेकिन बीच में एक रोशनी थी। राहुल, डर मत, उसने कहा। ये अब तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बस चाहते हैं कि कोई इन्हें याद रखे। मैं कांपते हुए बोला, मैं क्या करूं? राहुल बोला, सच बोल, पूरी दुनिया को। डर से नहीं, सच से लड़। मैंने मोबाइल ऊपर किया, लाइव चला दिया, सीधे, बिना कट, बिना डर, सब कुछ दिखा दिया। वार्ड, दीवारें, परछाइयां, आवाजें। लोगों ने देखा, लाखों ने। जैसे जैसे लोग देखते गए, परछाइयां हल्की होने लगीं, धीरे धीरे मिटने लगीं, जैसे उन्हें मुक्ति मिल रही हो। एक एक करके सब गायब। अंत में सिर्फ राहुल बचा। वो मुस्कुराया, अब सच में अलविदा। मैं रोते हुए बोला, धन्यवाद। वो रोशनी बन गया और चला गया, हमेशा के लिए। अचानक सब शांत, हवा सामान्य, अंधेरा हल्का, डर खत्म। मैं वहीं बैठ गया, थक कर, लेकिन जिंदा, पूरी तरह जिंदा। आज कई साल हो चुके हैं। मैं अब एक छोटा सा चैनल चलाता हूं, डर की दास्तान। लेकिन मैं डर नहीं बेचता, मैं सच सुनाता हूं, ताकि कोई और राहुल न बने, कोई और उस वार्ड में न जले। कभी कभी रात को खिड़की के बाहर हवा में एक हल्की सी आवाज आती है, भैया। मैं मुस्कुरा देता हूं और कहता हूं, हाँ, मैं सुन रहा हूं। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस हमें जिंदा रखना सिखाती हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड, एक बंद हॉस्पिटल और सैकड़ों अधूरी आत्माएं। जिस सच को दबाने की कोशिश की गई, वही सच बन गया सबसे बड़ा डर। उसने देखा वो सब जिसे कोई इंसान नहीं देख सकता। उसने झेला वो सब जिसे कोई सह नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो टूटा नहीं, वो भागा नहीं, वो डटा रहा और आखिरकार अंधेरे पर जीत हासिल की। ये थी एक आम इंसान की असाधारण लड़ाई। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इसने आपको डराया हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो जुड़े रहिए डर की दास्तान के साथ, क्योंकि हर डर के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है।